तो नेताजी ने ये कहा था कि रेप के बहुत से मुकदमे फर्जी भी होते हैं। लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, झगड़ा हो जाता है, लड़की जाकर रेप का मुकदमा लिखवा देती है। कार सेवकों बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचने दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। टीवी चैनल है, उन पर आप देखिए कि रोजाना हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है कि हिंदू मुसलमान के इलाके में ना जाए, मुसलमान हिंदू के इलाके में ना जाए। भारत की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी जो बड़े बड़े अखबार थे वो सब अंग्रेज़ों के साथ थे, जिन्हें नेशनल मीडिया कहते थे अंग्रेज, नेशनल प्रेस कहते थे। नृपेंद्र मिश्रा ये उस समय गृह सचिव थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था। वो नृपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन बदनाम करेंगे मुलायम सिंह यादव। मीडिया सच नहीं बोलता। जो वर्तमान सरकार में लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश की हालत ये कर देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के इलाके में ना जाए, मुसलमान हिंदू के इलाके में ना जाए। ऐसे हालात पैदा कर, जब रामनवमी के जुलूस निकाले जाते हैं तो जानबूझ के मस्जिद के सामने से निकाले जाएंगे, फिर मस्जिद के सामने रोक कर नारे लगाए जाएंगे, फिर कोई झंडा उतारने चढ़ जाएगा, फिर वहाँ झगड़ा होगा तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम किया जाएगा कि इनके मोहल्ले में पथराव हुआ, जबकि उकसाया जाता है, जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। जिस तरीके से अभी देश का मीडिया एक, मैं कहूँगा इसको षड्यंत्री कहूँगा, पूरे षड्यंत्र के साथ जो जनता को परोसने की कोशिश कर रहा है, इससे देश का जो नुकसान है वो किस हद तक है और ये क्या लंबे समय तक इसका क्या असर रहने वाला है? जो वर्तमान मीडिया है, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एंकर नाम का जो प्राणी है, ये भारत के लिए कैंसर की तरह एक महामारी बन चुका है। जो असली पत्रकार हैं वो आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो 100 करोड़ रुपए लगा के जिन्होंने चैनल स्थापित किए हैं, वो पत्रकार नहीं हैं, वो पूंजीपति हैं। और पूंजीपति हमेशा मुनाफे के लिए बिजनेस करता है, तो ये बिजनेसमैन है। इन्होंने चैनल स्थापित किए हैं तो मुनाफे के लिए। उन्हें सरकार पैसा दे रही है तो उस पैसे के लिए जो सरकार कहेगी, सरकार के इशारे पे वही चीज़ें परोस रहे हैं। रोज़ाना जो मुख्य चैनल हैं, जो मुख्य उसके जो टीवी चैनल हैं, उन पर आप देखिए कि रोज़ाना हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है, रोज़ाना, डेली। और अब तो ये सर्वविदित तथ्य है, एक उनकी राजदीप सरदेसाई की किताब भी आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएमओ में एक आदमी बैठा है, वो रोज़ाना व्हाट्सएप करता है एंकर्स को कि आज किस सब्जेक्ट पर डिबेट होगी, और वो लाइन देता है कि ये इस तरह से इसे उठाना है। तो टीवी डिबेट्स में जो समझदार लोग हैं वो देख के समझ भी रहे हैं कि विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, विपक्ष को बदनाम किया जाता है और सांप्रदायिकता उनमें फैलाई जाती है। जबकि पत्रकार का धर्म है सरकार से सवाल पूछना, सरकार का प्रचार करना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता में ये बताया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि जिसे सरकार बताना चाहती है वो खबर नहीं है, वो तो विज्ञापन है। जिसे सरकार छिपाना चाहती है वो खबर है। लेकिन आज मुख्य चैनलों की हालत ये हो गई कि जो सरकार बता रही है वही उनके लिए न्यूज़ है। खोजी पत्रकारिता लगभग समाप्त हो गई, या तो छोटे अखबार कर रहे हैं या यूट्यूबर कर रहे हैं। और वैसे मैं कुल मिला के, मेरे अपनी व्यक्तिगत जो राय है, मैं इसको लेकर, इस स्थिति को लेकर निराश नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे दौर आते रहते हैं। मैंने क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है, भारत की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी जो बड़े बड़े अखबार थे वो सब अंग्रेज़ों के साथ थे, जिन्हें नेशनल मीडिया कहते थे अंग्रेज, नेशनल प्रेस कहते थे। और छोटे छोटे वीकली, फोर्टनाइटली और ये मंथली अखबार जो खुद संपादक जिन्हें छापते थे, खुद बांट के आते थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज जो हमारे छोटे चैनल हैं या छोटे यूट्यूबर हैं या छोटे अखबार हैं, वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो ये इनकी भी जीत होगी। ये जो पूंजीपति जो कब्जा किए बैठे हैं मीडिया पे, कि मीडिया कब्जा टूटेगा, क्योंकि बिना जन समर्थन के पत्रकारिता भी नहीं चल सकती। अब इस सरकार के दौर में आप चाहे मीडिया संस्थान हो, ये प्राइवेट हो गए, अब सरकारी संस्थानों में, संवैधानिक संस्थान में SC ST OBC की जो भूमिका बिल्कुल मानव शून्य के बराबर, आप जहाँ भी देखेंगे अपर कास्ट का हावी होना है सरकार के अंदर, उसको आप किस तरीके, मीडिया संस्थान में तो बिल्कुल शून्य के बराबर एक है। मीडिया में तो पहले से ही ये हालत रही है। 2 क्षेत्र तो अभी ऐसे हैं, मीडिया और जुडिशरी, जहाँ पूरी तरह सामंतवादियों का कब्जा है, जहाँ सामाजिक न्याय की रोशनी नहीं पहुँच पाई है, और इसीलिए मीडिया भेदभाव भी करता है। मीडिया जब भी, जैसे आरक्षण पर जब डिबेट होगी तो मीडिया का झुकाव हमेशा आरक्षण के विरोध में होता है, सामाजिक न्याय के विरोध में होता है। जब पिछड़े दलित की बात उठाएगी तो हमेशा मीडिया लगभग उनके खिलाफ नैरेटिव बनाता है, और उसे
धार्मिकता से, जो मैंने शुरू में कहा, उसे सनातन से, हिंदुत्व से, इनसे जोड़ देता है, राष्ट्रीयता से। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के, पीडीए समाज के जो बड़े बड़े नेता हुए हैं पहले भी और आज भी हैं, उनके खिलाफ मीडिया बाकायदा सुनियोजित तरीके से अभियान चलाता है उन्हें बदनाम करने का। चाहे लालू यादव हो, किसी मुलायम सिंह यादव की एक दो लाइन पकड़ लेंगे, उसे पूरी तरह पूरी बात कभी नहीं बताएंगे। और जैसे कांसीराम को लेकर कई चीज़ें की जाती हैं, मायावती को लेकर, नेताजी के बयान, मुलायम सिंह जी के, मुल्ला मुलायम कहा गया। नहीं वो तो कहा ही गया, लेकिन जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि भाई बच्चे हैं, गलती हो जाती हैं, तो उसे एक ही बात सुनवाते हैं, उसे पूरे प्रकरण को कभी नहीं बताते कि पूरा प्रकरण क्या था। तो वो उन्होंने गलत नहीं कहा था, वो पूरा प्रकरण उन्होंने था बिल्कुल सही क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जब ये बात चल रही थी कि रेप के आरोप में फांसी की सज़ा दी जाए, रेपिस्टों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो नेताजी ने ये कहा था कि रेप के बहुत से मुकदमे फर्जी भी होते हैं। लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, झगड़ा हो जाता है, लड़की जाकर रेप का मुकदमा लिखवा देती है, तो क्या फांसी दे दोगे? लड़के हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने इसके लिए कहा था गलती हो जाती है कि बिना शादी किए रिलेशन में हो गए वो, ये गलती हो। उन्होंने रेप का बचाव नहीं किया था, तो उसे कभी ये नहीं दिखाएंगे कि पूरी बात उन्होंने क्या कही थी। और ये बात सही भी है और ये बात सिद्ध हुई है, रेप के बहुत मुकदमे फर्जी होते हैं। तो ये है। इसी तरह से जो बयान, अब जैसे उसकी घटना है कार सेवकों पर गोली चलने की, कार सेवकों, बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना। उसमें मीडिया वो उठाता है जो सदन में मुलायम सिंह यादव ने कहा। मुलायम सिंह यादव जी ने प्रशासन से ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। वहाँ नौबत आई, झगड़ा हुआ, स्थिति खराब हुई, तो प्रशासन ने आदेश दिया। जो ये अपने वो हैं नृपेंद्र मिश्रा, ये उस समय गृह सचिव थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था। पत्रकार ने ये भी पूछा कि क्या नेताजी ने कहा था, कि नहीं नेताजी ने नहीं, वो मैंने दिया था, मेरा अधिकार था। वो नृपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन बदनाम करेंगे मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव ने क्या कोई गैरकानूनी काम किया था? क्या अगर कार सेवकों की हत्या की गई थी तो क्या हत्या का कोई मुकदमा दर्ज हुआ? वो तो एक प्रशासनिक कार्रवाई थी। दूसरी बात, संख्या को लेकर मीडिया ने हमेशा भ्रम फैलाए रखा। मीडिया ने कभी सही संख्या नहीं बताई। 16 लोगों की मौत हुई थी, 16 से 17वें की कोई सूची आई नहीं। एक विश्व हिंदू परिषद ने सूची जारी की थी, वो फर्जी सिद्ध हुई। उसमें एक दो खोजी पत्रकार ने उसके खोज की, तो वो फर्जी सिद्ध हुई थी। जिन लोगों के नाम सूची में थे वो जिंदा मिले। तो इस तरह का नैरेटिव मीडिया बनाता, और ये मीडिया का जातिवादी चेहरा, वो जातिवाद की वजह से मीडिया सच नहीं बोलता। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति की। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। क्या इस पीडीए के फॉर्मूले को लेकर जो कांसीराम साहब की राजनीति थी उसमें वो कहते मायावती जी उस पर अभी किस प्रकार से चल रही हैं? क्या वापस बसपा से कोई गठबंधन की उम्मीद या आगे की जा सकती है, या उनको वापस लाने की कोई कोशिश? देखिए, दलित और ओबीसी एक झंडे नीचे आए, इसका पहला प्रयास बाबा साहब और लोहिया जी ने किया था। जो सामंतवादी लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि दलित, अल्पसंख्यक और ये ओबीसी अगर एक झंडे के नीचे आ गए, पीडीए एक झंडे के नीचे आ गया, तो वो हवा में उड़ जाएंगे, वो कहीं बचेंगे नहीं। तो वो लगातार इस षड्यंत्र करके कोशिश करते हैं कि इनकी एकता ना बने। तो बाबा साहब और लोहिया जी का गठबंधन उन्होंने होने नहीं दिया। फिर दूसरा प्रयास ये 91 में 93 में जो चुनाव हुआ, उसमें मान्यवर कांसीराम और नेताजी ने किया, मिलकर चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। और राम मंदिर, इसके जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए चुनाव में बीजेपी को हराया। तो उसमें फिर इन्होंने किसी तरह भी मायावती को गुमराह करके, उसकी महत्वाकांक्षा जगा के, तो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये आश्वासन देकर, वो सब चीज़ें बहुत लोगों को पता है कि उसमें लालजी टंडन और कलराज मिश्र उनकी क्या भूमिका थी। कल्याण सिंह को भी अलग थलग कर दिया गया था। तो इनके दोनों के बीच में मतभेद पैदा किए। तीसरा अभी किया था 19 के चुनाव में, अखिलेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, उनकी मर्जी की सीटें भी दी उन्हें, और सार्वजनिक मंच पर बहन जी के पैर छुए डिम्पल जी ने, और कोशिश की कि फिर एकजुट हों। तो उसमें भी इन्होंने जो है षड्यंत्र किया और वो अलग कर दिए। लेकिन अब अखिलेश जी ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि व्यक्तियों का या संगठनों का गठबंधन के बजाय हम समाज का ही गठबंधन करें सीधे। तो अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी पीडीए के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, और उन्होंने 24 के चुनाव में 2 जनरल सीटों पर एससी कैंडिडेट लड़ाए,
फैजाबाद और मेरठ, और दोनों ही जीत गए थे। मेरठ में सुनीता वर्मा को प्रशासन ने हराया 10,000 वोट से, जीत वो भी गई थी, योगेश वर्मा और की। फैजाबाद में हम जीते। तो ये अब जो है समाज एकजुट हो रहा है पीडीए के झंडे के नीचे, अखिलेश यादव जी के झंडे के नीचे और समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे। तो इस बार जो गठबंधन है ये मजबूत होगा, और मैं समझता हूँ कि 27 के चुनाव का परिणाम बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी की क्या भूमिका है अभी? अखिलेश यादव जी एक तो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। गठबंधन रहना चाहिए, गठबंधन मजबूत होना चाहिए, और वो इसके लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं, और वो कभी छोटी मोटी बातों को लेकर इशू बनाते नहीं हैं। तो वो तो इसी प्रयास, और उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है नहीं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया तो मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। तो उनकी भूमिका तो यही है कि मिलकर हम चुनाव लड़ें भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को रोकने के लिए। जो जनवादी पार्टियां हैं, जो समाजवादी सोच की पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो सब दल इकट्ठे हों और एक होकर हम चुनाव लड़ें। कांग्रेस को लेकर बार बार अखिलेश यादव जी बात करते हैं कि जो उनका जो जनाधार की बार बात आती है, कांग्रेस का जनाधार अभी उतना नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, या सीट बंटवारे को लेकर बात। क्या कांग्रेस से आगे गठबंधन में कोई तकरार होने वाली है, या गठबंधन जारी रहने वाला है, इसको लेकर कोई चर्चा? असल में कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस हैं। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी पार्टी हैं। कांग्रेस के अंदर एक बीजेपी भी है, कांग्रेस के अंदर एक बसपा भी है, एक समाजवादी पार्टी भी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी भी है। कांग्रेस का जो मुख्य नेतृत्व है वो तो अब काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी स्पष्ट है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पे भी अपनी राय बदली है, और अब जाति जनगणना के समर्थन में है, ओबीसी का कोटा बढ़ाने के समर्थन में है, और समाजवाद के मुद्दे पर भी, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर भी। तो जो मुख्य नेतृत्व है कांग्रेस का वो तो बहुत स्पष्ट भी है, और उससे हमें काफ़ी आशा भी है। लेकिन कुछ छोटे छोटे ग्रुप कांग्रेस में ऐसे रहते हैं जो अंदर अंदर तिकड़म करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो तलवार उठाए रहते हैं, और अपने ही लोगों को कई बार नीचा दिखा देते हैं। अब कौन सा गुट कब भारी पड़ जाए, कब हावी हो जाए। अगर ये छोटे मोटे जो दूसरी तीसरी श्रेणी के नेता हैं, जो अखिलेश जी ने वो नाम दिया था एक जो उनके लिए जो चिरकुट टाइप के नेता, अगर इनमें से कोई सा कामयाब हो गया, उसने कोई मतभेद पैदा कर दिया तो कुछ हो सकता है, वरना नेतृत्व में कोई मतभेद नहीं है। अखिलेश जी के बहुत अच्छे संबंध हैं राहुल गांधी जी से भी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और खरगे साहब से भी, और अन्य बड़े नेताओं से भी, और वे भी, उधर के लोग भी अखिलेश जी को बहुत पसंद करते हैं और अखिलेश जी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि कोई मतभेद होगा नहीं, और मिलकर लड़ेंगे, और आपस में आपसी सामंजस्य बना रहेगा।